जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा यूपी पीसीएल के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के 24 नवंबर के पेपर एनालिसिस के बारे में। ये पेपर एनालिसिस 24 नवंबर सेकंड शिफ्ट का है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी पूरी जानकारी दूंगा कि किस टॉपिक से किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, और आपको अगर आने वाली शिफ्टों में अगर आपका पेपर है तो किस किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले बात करें जीके की, तो जीके का लेवल जैसे सभी शिफ्टों में अभी तक आया है कि जीके थोड़ा हार्ड लेवल का पूछ रहा, थोड़ा कठिन लेवल का पूछ रहा है। अगर आप इसमें 15 से 20 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप एक सेफ स्कोर की तरफ हैं, आपका अटेम्प्ट गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। अगर आप 15 से 20 के बीच में सही अटेम्प्ट करते हैं तो उसके बाद अगर प्रश्नों की बात करें तो आज 24 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में आपके जीके में सबसे पहले ये सवाल पूछा गया था, आर्टिकल 17 आपसे पूछा गया था। आर्टिकल 17 किससे संबंधित है, और उसके बाद एक सवाल ये पूछा गया था कि कैग का आर्टिकल क्या है। आप जैसा कि जानते हैं, देख रहे होंगे कि सभी शिफ्टों में कम से कम 2 आर्टिकल पूछ रहा है। और अगर पॉलिटी से बात करें तो पॉलिटी से सभी शिफ्टों में लगभग 3 से 4 या 5 क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। और उसके बाद बात करें तो 8वीं अनुसूची से एक क्वेश्चन सभी शिफ्टों में पूछा गया है। तो आपको 8वीं अनुसूची याद कर लेना है। और ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आती है। सवाल का टाइप, सवाल के पूछने का अंदाज इस तरह से है। उसके बाद अगर बात करें तो एक नदी पूछी गई थी, दक्षिण भारत की एक नदी थी। उसके बाद एक मरुस्थल पूछा गया था। दोस्तों, जिस बच्चे से मैं ये जानकारी लिया हूँ, देखिए जैसे आप सबको भी पता है कि जब पेपर देते हैं तो सभी क्वेश्चन सही से याद नहीं हो पाते हैं। तो जो क्वेश्चन बच्चे ने बताया वही मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ। उसके बाद गांधी जी से आज एक प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद राष्ट्रमंडल खेल से आपका एक सवाल पूछा गया था। उसमें ये सवाल था कि किसी खिलाड़ी का नाम था, वो पूछा था कि ये किस खेल से संबंधित है। उसके बाद मध्यकालीन भारत से आपका एक सवाल पूछा जा रहा है प्रत्येक शिफ्ट में, और जो कि इस शिफ्ट में भी आपका मध्यकालीन भारत से एक सवाल पूछा गया था। उसके बाद पंचवर्षीय योजना से पहले शिफ्ट में भी आपका पंचवर्षीय योजना से एक सवाल पूछा गया था, और इस शिफ्ट में भी पंचवर्षीय योजना से आपका एक सवाल पूछा जा रहा है। करंट अफेयर की बात करें तो आपका करंट अफेयर 4 से 5 महीने का बस 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप लास्ट 6 मंथ का अगर करंट अफेयर देख लेते हैं तो करंट अफेयर आपका आराम से हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज की बात करें तो आज एक आरबीआई से भी क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास से लगभग 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, प्रत्येक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी से 2 क्वेश्चन आ रहा है, और इको की बात करें इकोनॉमिक्स से आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। ये है आपका पूरे जीके के एनालिसिस। इसके बाद मैं अब बात करूँगा कंप्यूटर के पूरे एनालिसिस की बात करूँगा। दोस्तों, मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी रियल क्वेश्चन हैं, ये बच्चों से पूछने के बाद ही बनाए गए हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर वाले सेक्शन की। तो जैसा मैं प्रत्येक शिफ्ट का एनालिसिस में आपको बता देता हूं कि कंप्यूटर आपका, अगर एमएस ऑफिस सही से पढ़ लिए हैं, एमएस ऑफिस आप सही से पढ़ लिए तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एमएस ऑफिस से आप देखेंगे कि आपके 20 क्वेश्चन इसी टॉपिक से हो जाएंगे। एमएस ऑफिस में आप एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड, आज सुबह वाली शिफ्ट में आप देखेंगे तो वर्ड से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, और इस वाली शिफ्ट में आपके पावर पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। तो ये एमएस ऑफिस जितना भी है, आप इसको सही से अच्छे तरीके से अभी पढ़ लेते हैं तब भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट फॉर्म से अगर आपके देखें तो आज के शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और शॉर्टकट की से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो शॉर्टकट की वाले प्रश्न है, ये एमएस ऑफिस के अंतर्गत जो एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड आते हैं, इसमें ज़्यादा पूछ रहा है कि किस शॉर्टकट की से कट होता है, किस शॉर्टकट से पेस्ट होता है, किस शॉर्टकट की से ऑल सेलेक्ट होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। उसके बाद इनपुट आउट से भी आज 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। उसके साथ मैं बात करूं अगर तो इंटरनेट से भी आपके क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। इंटरनेट आपको सही से पढ़ लेना है, इंटरनेट से भी आपके क्वेश्चन मिल रहे हैं। उसके बाद ईमेल से आपके क्वेश्चन
पूछ ले रहा है कि ईमेल में जो टू होता है तो टू में किस लिए होता है, कि उसके बाद टू का क्या काम है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके ईमेल से भी पूछे जा रहे हैं। आप अगर पूरी तरीके से अगर पढ़ लिए हैं, इस इतने टॉपिक को अगर सही से आप पढ़ लिए तो आपको घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आपका 20 नंबर आराम से हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं हम। रीजनिंग का सेक्शन, आप रीजनिंग में थोड़ा घुमाने लायक आ रहा है, मतलब कठिन नहीं आ रहा है। कठिन है थोड़ा कुछ बच्चों के लिए, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपका इसमें रीजनिंग कठिन नहीं है, बस टाइम टेकिंग है। अगर आप अपने टाइम को मैनेज कर ले जाते हैं तो आपका पूरा रीजनिंग आराम से अच्छे तरीके से हो जाएगा। बस आपको समय मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आराम से हल हो जाएगा। रीजनिंग के सेक्शन में बात करें क्वेश्चनों की, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में आपके 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। रक्त संबंध में आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। रैंकिंग वाले सेक्शन में आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिगर सीरीज में जैसे आप देखते हैं कि 3 फिगर एक टाइप का रहता है, 3 फिगर एक टाइप का रहता है, उसके बाद चौथा फिगर आपको खोजना रहता है कि ऑप्शन में से कि चौथा फिगर आपका क्या होगा। इस टाइप के आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नंबर सीरीज से आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और लेटेस्ट सीरीज से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डायरेक्शन से और नंबर एनालॉजी से, आप इस डायरेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन और नंबर एनालॉजी से 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कथन निष्कर्ष और पूर्व धारणा से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये पूरा रीजनिंग का टॉपिक है। अगर हम उसके बाद हिंदी के पूरे टॉपिक की बात करते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे मिले आज वाली शिफ्ट में जिन्होंने ये कहा कि जो हिंदी का सेक्शन है, हिंदी बहुत कठिन आ रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे भी मिले जिन्होंने सबसे आसान हिंदी को बताया है। देखिए, अगर आपने कभी आर ओ का सिलेबस देखा होगा तो उसमें जितने भी टॉपिक हैं आर ओ में, बस उसी टॉपिक से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। इसलिए हिंदी को अगर आप जितने भी 6 से 8 टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर आप उस टॉपिकों को पूरी तरीके से देख के जाते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। आपको हिंदी के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो टॉपिक कौन कौन सी है? तो सबसे पहले आपका पर्यायवाची है। पर्यायवाची से आपके 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए पर्यायवाची को आपको सही से अच्छे तरीके से देख के जाना है। और उसके बाद विलोम की बात करें, विलोम से 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर बात करें पर्यायवाची और विलोम को दोनों को एक साथ मिलाएं तो आपके पर्यायवाची और विलोम से ही आप देखेंगे 15 से 16 क्वेश्चन आपकी पर्यायवाची और विलोम से ही बन जा रहे हैं। उसके बाद मुहावरे और एवं लोकोक्तियाँ, ये थोड़ा सा कठिन माना जा रहा है क्योंकि सभी बच्चों ने ये कहा 3 से 4 सवाल ऐसे थे मुहावरे में जो कभी देखा ही नहीं था। इसमें आपके 8 से 10 क्वेश्चन मुहावरे लोकोक्तियाँ से बन रहे हैं। तद्भव एवं तत्सम की बात करें तो इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। उसके बाद बर्तनी से आपके 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। अनेकार्थी से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आपका पूरा हिंदी का टॉपिक है। अगर आप बस यही 8 टॉपिक देख के चले जाते हैं तो आपको हिंदी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको इतने टॉपिक को सही से देखना है। ये आपका पूरे सेकंड शिफ्ट का 24 नवंबर के सेकंड शिफ्ट का पूरा एनालिसिस है। अगर आपको थोड़ा सा भी लगा हो कि ये वीडियो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये वीडियो से मुझे थोड़ा सा भी जानकारी मिली है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।